क्वेश्चन आंसर मैनर ऑफ पेमेंट का, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, अगर कोई क्वेश्चन मुझे लगा, मेरे एबीसी एनालिसिस मैंने पूरा किया। एबीसी का मतलब कि जिस चैप्टर में से जितना ज़्यादा पूछा जा रहा है और किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है उसको ध्यान में रखते हुए, तो पहले हम ये करेंगे जो हमारा इम्पोर्टेंट वाला पार्ट है, फोर्थ का थर्ड। कहाँ है सर जी ये? फोर्थ का थर्ड, एरा फोर्थ का थर्ड, एबीसी लिमिटेड हैज बिलेटेडली फाइल्ड जीएसटी रिटर्न। ठीक, पहले तो मैं ये करूंगा, उसके बाद में फिर इसी का एक सब पार्ट है, टीडीएस टीसीएस मैनर ऑफ पेमेंट चैप्टर का ही हिस्सा है। फिर इस वाले पार्ट में से जो सबसे इंपॉर्टेंट है सेकंड का 7, कौन सा वाला? पहले मैं इसलिए इनको करा रहा हूं, सेकंड का 7 मनीहार एंटरप्राइजेस, कि जब आप रिवाइज करने बैठेंगे तो जैसे आप वीडियो खोलें तो सबसे पहले आपको जो हिट क्वेश्चन है, हिट लिस्ट में आ रहा है, वो आपके सामने आना चाहिए ताकि आप अपने समय के हिसाब से चीजों को आगे बढ़ा सकें। ठीक, चलिए जी, तो पहले इन दो क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं और उसके बाद फिर हम 13 और 13A दोनों के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चले? यस सर। ABC Limited has belatedly filed GST return under section 39 for the month of January after 60 days from the due date of filing of such return। इस रिटर्न की ड्यू डेट से 60 डेज के बाद आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं। टोटल टैक्स पेड इन सच रिटर्न इज एज फॉलोज। क्या बनता वो देख लीजिए भाई साहब। आउटपुट टैक्स पेबल बनता था 450 इतना इतना, आरसीएम का बनता था इतना। तो आरसीएम का तो ऑलवेज कैश में ही खैर पे होगा, लेकिन इसके लिए मैं आईटीसी का यूज किया, आईटीसी अवेलेबल, तो इसके लिए ये माइनस किया तो कितना आया 2 लाख। तो 2 लाख वो और 18,000 ये, 2,18,000 हमने यहां से ऐसे पे कर दिया। ठीक है जी, अच्छा जी। 285 टोटल था, 55 इससे एडजस्ट किया, कितना बचा 2,30,000 230, और 230 में 32 आरसीएम जो कैश में जाएगा ये पे कर दिया। तो इस प्रकार से सिनेरियो यहां पर दिया हुआ है। Examine the interest payable as per the provision of GST law with the help of above information. What would be your answer if entire tax for the month of January has to be paid through electronic credit ledger except tax to be paid on reverse charge? अच्छा, पहले इसकी बात करते हैं कि यहां पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन हमसे बात करी जा रही है। तो आइए मालिक लिखते हैं, इंटरेस्ट के लिए हमारा आता है सेक्शन नंबर 50। तो क्वेश्चन आ गया है 25 करके। और यहां लिखेंगे हम लोग लीगल प्रोविजन, इसमें आ जाएगा एज पर सेक्शन नंबर 50 के मुताबिक अगर आपका लेट पेमेंट हो रहा है, तो मैं शॉर्ट हैंड में लिख रहा हूं, तो बिलेटेड पीरियड के लिए आपको इंटरेस्ट भरना पड़ जाएगा एट द रेट ऑफ 18% से, है जी, या फिर 24% एज द केस में भी। तो अगर आईटीसी को रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज करते हो तो फिर दूसरा वाला रेट एप्लीकेबल हो जाता है। तो 18% के रेट से ऑन ग्रॉस आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी, उसके ऊपर ये अप्लाई कर दिया जाता है। हाउएवर अगर मान लीजिए कुछ ऐसा होता है, कैसा भला, कि अ पर्टिकुलर मंथ्स रिटर्न नॉट फाइल्ड ऑन टाइम बट फाइल्ड बिलेटेडली, टाइम पर नहीं बल्कि लेट फाइल कराई जा रही है, एंड नो शो कॉज नोटिस एटसेट्रा, नो प्रोसीडिंग्स इनिशिएटेड येट, अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है तो जो इंटरेस्ट है अपना वो कैलकुलेट की जाएगी आपकी ऑन नेट अमाउंट, दैट इज द अमाउंट जो पे करने की बात कर रहे हैं फ्रॉम ई कैश लेजर से। ठीक है,
तो यहां पर जो क्वेश्चन में बोला गया है, उन्होंने कहा कि इफ द सेंट्रल टैक्स, कहा गया एग्जामिन द इंटरेस्ट पेबल एज पर द प्रोविजन ऑफ जीएसटी, तो उन्होंने ऊपर की लाइन पढ़ते सबसे पहली वाली, रिटर्न बिलेटेडली फाइल हुई है फॉर द मंथ ऑफ जनवरी आफ्टर 60 डेज। तो जनवरी की रिटर्न टाइम पर फाइल ना होकर ड्यू डेट के 60 दिन के बाद फाइल हुई। देखिए जनवरी की रिटर्न थी, जनवरी महीने की, मेरी बात समझने की कोशिश करना, बात की लचक को पकड़ना। जनवरी महीने की रिटर्न थी और रिटर्न के इसमें ये ट्रांजैक्शंस थी, ये ट्रांजैक्शंस थी मालिक। तो इन ट्रांजैक्शंस के लिए जो ड्यू डेट पड़ रही थी वो पड़ रही थी, मान के चलो आपकी यहां पर ड्यू डेट, ठीक है। लेकिन आपने यहां पर ड्यू डेट पर फाइल नहीं कर पाए और आपने यही वाली चीज यहां जाके फाइल कर दी है, वही वाली चीज वही यहां पर फाइल कर दी है। तो ऐसे वाले केस में जो इंटरेस्ट आएगा अपना वो आएगा ऑन नेट अमाउंट, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए ये जनवरी का महीना है, ठीक है, और जनवरी महीने की आपकी ट्रांजैक्शंस थी और ड्यू डेट इसकी ये आती थी, आपने रिटर्न यहां पर फाइल कर दी है, ठीक है, लेकिन कुछ आपकी ट्रांजैक्शंस और रह गई थी, ये कुछ और ट्रांजैक्शंस थी, ये जनवरी मंथ की ही ट्रांजैक्शन थी। अब जनवरी की रिटर्न तो फाइल हो जाती है, तो ये यहां तो नहीं दिखाई गई। हाँ, जब आप अप्रैल मंथ की रिटर्न फाइल कर रहे थे, अप्रैल मंथ की रिटर्न फाइल कर रहे थे, तो उस रिटर्न के अंदर इनको यहां पर शो करके दिखा दिया और आपने टैक्स भर दिया है। तो ऐसे में आपका जो इंटरेस्ट लगेगा वो लगाया जाएगा ऑन ग्रॉस लायबिलिटी। मतलब ऐसे मान के चलें कि मैं ऑफिस जाता हूं, ध्यान से सुनना, मैं ऑफिस जाता हूं, निकलता हूं घर से सुबह 8 बजे, एक दिन लेट हो गया, 9 बजे निकल रहा हूं, नॉर्मली अपनी ही गाड़ी से जाता हूं, लेट हो गया, लेट होने पर अपनी ही गाड़ी से गया या गाड़ी भी दूसरे की मैं बैठ के गया, हो सकता है कुछ भी। तो अगर अपनी ही गाड़ी में गया तो बात कुछ और होगी, दूसरे की गाड़ी में लटक के गया, जहां लिखा होता लटक मत पटक दूंगी, तो सीन कुछ और होगा। तो जनवरी की ट्रांजैक्शंस जनवरी की ही रिटर्न में दिखाई जा रही हैं, भले ही लेट हों, अपने में ही है, पराये से कोई मतलब नहीं है, तो नेट पे आएगा। लेकिन जनवरी की ट्रांजैक्शंस हैं, पत्नी किसी की जा किसी और के साथ रही है, तो यहां पर आपका ग्रॉस के ऊपर बात बन जाएगी। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। तो यहां जो क्वेश्चन में बोला गया है वो यही कह रहा है कि जनवरी की थी और जनवरी की ही रिटर्न है और वही आगे चल के फाइल कर दी गई है, तो यानी कि ये केस यहां पर फॉल करके चलता है। राइट है जी, ओके जी। तो लिख दीजिए आप, यहां पे बता दीजिए क्या होगा। तो इसका एनालिसिस एंड कंक्लूजन निकाल देते हैं इसमें आगे हम, कि भाई ये जो केस है यहां पर ये जनवरी इन द गिवन केस एबीसी लिमिटेड की जो रिटर्न है वो ऐसे करके हुई है और इस पर जो कैलकुलेशन आएगी वो नेट अमाउंट पर आ जाएगी। नेट अमाउंट देखिए कितना है, जो कैश लेजर से गया है, कैश लेजर से गया है 2,18,000, ये है आईजीएसटी वाला, सीजीएसटी का है 2,62,000 रुपए और इसका भी है 2,62,000 रुपए। इस पे निकाल दो भाई साहब, 18/100 और इंटू कितना है 60 डिवाइड बाई 365, ऐसे करके इंटू ये जो अमाउंट आएगा आपका यहां निकल कर आ जाएगा। ऐसे करके बात कर सकते हैं। इसने एक और बात बोली है, व्हाट वुड बी योर आंसर इफ द एंटायर टैक्स फॉर द मंथ ऑफ जनवरी हैज टू बी पेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लीजर एक्सेप्ट टैक्सेस टू बी पेड ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। वो ये कह रहा है कि देखो भाई, ये अगर ऐसा होता तो क्या होता, अजम्पशन लेके चल रहा है कि ये जो आपकी लायबिलिटी है ना, ये सारी की सारी जो लायबिलिटी है ये एडजस्ट कर देते हम इसे ई क्रेडिट लेजर से, तो कैश लेजर से तो इसमें नील आता, लेकिन जो आरसीएम की लायबिलिटी होती है, ये वाली जो लायबिलिटी है ये तो ऑलवेज कैश में ही जाएगी, ये ऑलवेज कैश में ही जाएगी। तो जो हम बोलते हैं नेट अमाउंट पर इंटरेस्ट लगेगा, तो नेट अमाउंट का मतलब जो कैश में गया,
तो हमारे नेट अमाउंट ये जाएगा, जब सारा का सारा ऊपर वाला जो नॉर्मल चार्ज वाली है क्रेडिट लेजर से हो जाएगी, तो अब कैश में तो यही जाएगा। जब यही जाएगा तो निकाल दीजिए, इसी के ऊपर ब्याज निकल जाएगा। 18,000, 32,000 और 32,000, इसके ऊपर कैलकुलेशन यहां पर मालिक आकर हो जाएगी और बात खत्म हो जाएगी। वेरी सिंपल। तो इसमें भी हम ये करेंगे कि जो उसका पार्ट 2 है, 18,000, 32,000 और 32,000 इंटू 18 डिवाइड बाई 100 इंटू 18 डिवाइड बाई 100 इंटू 18 डिवाइड बाई 100 और इंटू 60 डिवाइड बाई 365, और ये करके यहाँ पे मालिक आ जाता है। और प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। अच्छा क्वेश्चन था, चले आगे। यस, अगला क्वेश्चन है आपके लिए टीडीएस और टीसीएस का करके है मेरे भूरा, और इसमें देखते हैं क्या बोलता भाई साहब। यहां पे हम, ये रहा टीडीएस टीसीएस के संबंध में क्वेश्चन। मनीहार एंटरप्राइजेस रजिस्टर्ड इन दिल्ली इज एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। अच्छा, एक्सक्लूसिवली टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, एजेंसीज, इधर भाई साहब सीधे, एंड पर्सन नोटिफाइड अंडर सेक्शन 51, टीडीएस। टीडीएस का क्वेश्चन है। इट हैज प्रोवाइडेड द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द सप्लाई मेड, their contacts values and the payment due against each of them in the month of October respectively as under। अक्टूबर के महीने में जो घटनाक्रम हुआ है वो यहां पर बता रखा है। तो मैं एक काम करूं, सेक्शन 51 का पहले लीगल टेक्स्ट डाल देता हूं कि जिन जिन पॉइंट्स की मुझे जरूरत पड़ने वाली है। एक तो तरीका होता है कि भाई आप हर पॉइंट के साथ लिखो, या फिर आप इकट्ठा भी यहां पे लिख सकते हो कि भाई मुझे क्या क्या मसाला चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर है 26 करके, लीजिए साहब, आपका सारा सामान तैयार है यहां पर आकर। तो लीगल प्रोविजन के अंदर हमें पता है मालिक, सेक्शन नंबर जो 51 है उसके मुताबिक शुरू से चलिए। नंबर 1, ये जो सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी आती है, जो टीडीएस का प्रोविजन है वो सभी तरह के गुड्स पे लगता है, ऑल गुड्स हो या सर्विसेज हो, जो भी आपके जीएसटी के दायरे में आते हैं, कोई भी हो, ऐसे कोई एक्सक्लूजन नहीं कि इसके ऊपर इसका प्रोविजन नहीं आएगा। क्या टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी के लिए सप्लाई का होना जरूरी है? हाँ। नंबर 3, ट्रांजैक्शन कैसी होनी चाहिए? इंट्रा हो या इंटर हो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन बट एक चीज का हमें यहां पर ध्यान रखना होता है कि जो हमारे रेसिपिएंट है उसकी जो लोकेशन है ये मैच कर जानी चाहिए, हमारे ओरिजिन से मैच कर जाए जो सप्लाई का ओरिजिन है, या फिर डेस्टिनेशन से मैच कर जाए। नहीं तो एक टेक्निकल ग्लिच आ जाता है टीडीएस डिडक्ट करने का और उसमें समस्या पड़ जाती है। तो रेसिपिएंट लोकेशन मस्ट बी मैच्ड विद द ओरिजिन और डेस्टिनेशन ऑफ सप्लाई। नंबर 4 पर बात करते हैं एग्जेम्प्टेड के ऊपर। ये क्या? हाँ, जो सप्लाई है वो आपकी एग्जेम्प्टेड नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज जब एग्जेम्प्टेड है तो भाई जीएसटी बात नहीं होगी, और जीएसटी क्या नहीं है तो टीडीएस कैसे करोगे बताइए जरा, है? क्योंकि जीएसटी के कोई चोरी चकारी ना हो इसलिए तो हम टीडीएस का कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं ना मुन्ना। हाँ जी ठीक है। एंड उसके बाद में वैल्यू, जी हाँ, वैल्यू की हमारी बात आती है। कौन सी वैल्यू पकड़ी जाएगी? वैल्यू मतलब असेसेबल वैल्यू जो होती है वही यहां पर पकड़ी जाएगी, मतलब जीएसटी कॉम्पनसेशन से इसको अलग रखा जाएगा। और जहां तक सवाल है रेट का, तो 1% प्लस 1% इज इक्वल टू 2% का यहां पर रेट रखवाया जाता है। फिर 5वां, फिर अगले नंबर पे आते हैं और यहां बोलता है कि भाई साहब एक बात बताइए, ये एनसीएम वाले केस पर लगता है या आरसीएम? मैंने कहा भाई साहब एनसीएम हो आरसीएम हो सब पे लगता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। और हाँ, वैल्यू में एक छोटी सी बात मैं आपको और बता दूं जो रह गई है कि यहाँ पर जो हमारी कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है ना, जो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू मतलब असेसेबल वैल्यू, ये 2.5 लाख प्लस होनी चाहिए, 2.5 लाख प्लस होनी चाहिए, अदरवाइज बात नहीं बनेगी। एनसीएम आरसीएम की बात होगी, टाइम ऑफ सप्लाई की यहाँ बात होती नहीं है, एंड भूल चूक लेनी देनी एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो अब देखना। हाँ, और एक और पॉइंट रह गया कि यहां पर जो सप्लायर है ये नॉन गवर्नमेंट आपका होना चाहिए और रेसिपिएंट आपका गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या एजेंसीज आपके होने चाहिए। अगर ऐसा बन जाता है संयोग तो यहां पर आकर हम लोग जीएसटी की बातें टीडीएस की बातें हम कर पाएंगे ऐसे करके। तो क्वेश्चन के अंदर जो चीजें बोली गई हैं एक बार देखते हैं यहां पे करके। ये पर्टिकुलर्स है
और यहां पे डाल देंगे अपनी हम वैल्यू, कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू डाल देंगे और यहां आ जाएगा जी अपना क्या, यहां कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू आ गई, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू बोल रखी है, और यहां पर वो पेमेंट वाली बात आ गई अपनी कि पेमेंट ड्यू कितना हो रहा है, यहां पर टीडीएस का अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो पहला है सप्लाई ऑफ स्टेशनरी टू फिशरीज, पहला पॉइंट जो स्टेशनरी है, चेक कर लीजिए, फिशरीज डिपार्टमेंट कोलकाता। तो क्या यहां पर सारी शर्तें पूरी हो रही हैं या नहीं? आय हाय हाय, जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू दी हुई है वो इंक्लूसिव ऑफ वैल्यू है, आप यहां लिखिएगा एक्सक्लूसिव ऑफ वैल्यू, आप लिख के चलेंगे अच्छा हो जाएगा। जीएसटी का रेट वैसे क्या बता रखा है इन्होंने? सर जीएसटी का जो रेट बताया हुआ है वो 18% का है। तो मैं यहां पे क्या करने वाला हूं भला, बता रहा हूं अभी आपको मैं यहां पे ये करने वाला हूं भाई मेरे कि 2,60,000, ये कितना खेल खेल रहा गंदा हमारे साथ में ना, डिवाइड बाई 118 इंटू 100, तो ये आता है 2,20,338, 2,20,338 निकल के आता है। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2.5 लाख से हमें तो ज्यादा चाहिए थी, ये तो उतनी भी नहीं पहुंच रही है, तो फिर आगे मुझे कुछ लिखने की जरूरत है ही नहीं। ये बात ना ये पेमेंट भी क्या लिखूं फिर, अगर लिख भी दिया तो चलो लिख भी दो, लेकिन उससे फर्क क्या पड़ जाएगा? टीडीएस तो मेरा यहां पर एप्लीकेबल होगा ही नहीं, तो लिख दो, चलो लिखना चाहते हो पेमेंट तो, लेकिन टीडीएस यहां पर आने वाला नहीं है जी। ओके, उसके बाद में आगे है हमारा सप्लाई टू कार रेंटल। ये कार रेंटल की ये बात अपने कर रहे हैं, 2,95,000 रुपए की वैल्यू, 295 की वैल्यू आ गई मालिक, डिवाइड बाई 118 इंटू 100, कितना आया बे, इंटू 100, ये आता है 2,50,000। कैसी कंफ्यूजन डाल रहा है एग्जामिनेशन हॉल में, बच्चा 250 से कंफ्यूज हो सकता है, 2,50,000 से ज्यादा चाहिए तो बात बनती है। पेमेंट हालांकि 20,000 हुआ था, यहां पर टीडीएस की बात नहीं होगी। रीजनिंग साथ साथ लिखते चलेंगे इसकी हम कि भाई वैल्यू यहां पर सेक्शन 51 के मुताबिक वैल्यू इज नॉट मोर देन 250 लाख, हेंस नो टीडीएस विल बी डिडक्टेड। इसका वर्किंग नोट यहां पर आ जाएगा ऐसे निकल के। आगे सप्लाई ऑफ ए हैवी मशीनरी टू पीएसयू लोकेटेड एंड रजिस्टर्ड इन उत्तराखंड। तो ये उत्तराखंड की बात यहां पर मालिक कर रखी है, तो ये जो यूके को इन्होंने सप्लाई किया है उसके बारे में देखते हैं। 5,90,000 रुपए की मशीनरी है, तो 5,90,000 डिवाइड बाई 118 इंटू 100, तो ये आ जाता है 5 लाख। चलो यहां तो पहला कॉलम पर तो हमारी ओके हो रहा है। पेमेंट कितना किया गया है, ये है 25,000 रुपीज। कहीं कुछ और तो नहीं बन रहा बाबू मेरे, कहीं कोई और ग्लिच तो नहीं आ रहा, बाकी सारी कंडीशंस पूरी हो रही हैं? हाँ हो रही हैं। तो ये इंटरेस्ट से ट्रांजैक्शन है, तो ये आ जाएगा, इसका 2% अगर आप निकालोगे तो 500, ये आपका ये लगा चौक का बीएसएनएल। ठीक है जी। सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू दिल्ली ऑफिस ऑफ नेशनल हाउसिंग बैंक सोसाइटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर सोसाइटीज एक्ट। ठीक है जी। 4th पॉइंट के अंदर है दिल्ली ऑफिस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को यहाँ पे सप्लाई किया गया है। ये कहाँ के थे वैसे, ये अपने दिल्ली के ही थे मालिक। ठीक है जी। इंट्रा ट्रांजैक्शन है एंड वैल्यू है 649 की ये वैल्यू निकल के आई, डिवाइड बाई 118 इंटू 100, ये आता है 5,50,000 की वैल्यू आती है। और अदरवाइज कोई दिक्कत तो है ही नहीं इसके अंदर। ठीक है जी। दिल्ली से दिल्ली में सप्लाई की जा रही है, इंट्रा ट्रांजैक्शन है, और यहां पर जो पेमेंट किया जा रहा है वो है 50,000 रुपए का। तो यह इसका जो 2% निकालोगे आप तो वो आ जाएगा 1,000, यानी कि 500 प्लस 500, 500 प्लस 500, यहां सीजीएसटी एसजीएसटी के नाम पे कट के आ जाएगा मालिक। उसके बाद है इंटीरियर डेकोरेशन की सर्विस है आंध्र प्रदेश लोकेटेड इन दिल्ली टू आंध्रा भवन लोकेटेड इन दिल्ली। एक जैसे बहुत सारे भवन बने हुए हैं, यूपी भवन, आंध्रा भवन, ये सब दिल्ली में बने हुए हैं, तो आंध्रा भवन है और ये लोकेटेड है इन दिल्ली। ठीक है साहब। और जो रेसिपिएंट है वो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड इनटू विद द गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की सरकार से हमारा कॉन्ट्रैक्टर, रेसिपिएंट हमारा वो है। सप्लायर हम ये रहे, यहां पर सप्लायर है दिल्ली का, और तो ये तो हो गया इसका ओरिजिन, ये ओरिजिन हो गया।
इसका डेस्टिनेशन क्या होगा सप्लाई का? सर सप्लाई चूंकि ये इंटीरियर डेकोरेटर की है तो सेक्शन नंबर 12 है, सब रीजनिंग लिख देंगे हम इसकी। हम सेक्शन नंबर 12 है 3 के मुताबिक लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, दैट इज दिल्ली, वो अपना निकल के आएगा। तो ये भी दिल्ली है, लेकिन रेसिपिएंट की लोकेशन आंध्र प्रदेश है। तो यहां पर ये रेसिपिएंट की लोकेशन डजंट मैच विद द ओरिजिन और डेस्टिनेशन ऑफ द सप्लाई, तो यहां पर भी टीडीएस की बात नहीं करके चलेंगे, ठीक है। और बाकी आप लिख देते हैं 12,39,000 ये आ गया डिवाइड बाई 118 इंटू 100, 10,50,000 रुपए, 10,50,000 की यहां पर ये बात हो गई। एंड मालिक जो पेमेंट है इसमें आगे पूरा का पूरा ही कर दिया, कोई बात नहीं है जी। 12,39,000 यहाँ पे आएगा, लेकिन टीडीएस उस पे एप्लीकेबल नहीं होगा। सप्लाई ऑफ प्रिंटेड बुक्स एटसेट्रा, प्रिंटेड बुक्स की बात कर रहे हैं। प्रिंटेड बुक्स एंड प्रिंटेड कार्ड्स वेस्ट टू ए वेस्ट दिल्ली पोस्ट ऑफिस out of total contract value 972, contract value of supply of books exempt from GST is 7 lakh and for supply of printed postcard taxable है is 272। तो जितना तक मेरा एग्जेम्प्टेड है, तो हमने ऊपर देखा कि एग्जेम्प्टेड के ऊपर टीडीएस की बात नहीं होगी, जो टैक्सेबल है उसी के ऊपर बात हो सकती है, और वो है 272 का, ठीक है। तो यहां मैं टैक्सेबल वाले की ही बात करके चल रहा हूं, और 272 वाले का अगर मैं निकालूं वैल्यू तो कितनी निकल के आएगी? 272 वाले की वैल्यू डिवाइड बाई 118 इंटू 100, ओहो सो सॉरी, ये 230,508 है, 230,508 है, तो ये वैल्यू ही कम पड़ जाती है यहाँ पर आकर। अब पेमेंट कितना भी किया हो, लेकिन यहाँ पर जीएसटी अपना आने वाला नहीं है मालिक, ठीक है जी। एंड ठीक है जी, और आगे बात करते हैं मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रीट लाइट इन म्युनिसिपल एरिया ऑफ ईस्ट दिल्ली। The maintenance contract entered into with the Municipal Corporation of Delhi also involve repairment of defunct lights and other spares. However, the value of supply of goods is not more than 25%। ये गवर्नमेंट को सर्विस दी जा रही है, और जो सर्विस दी जा रही है बता रहे हैं कि ये 243 डब्ल्यू के अंदर दी जा रही है। अच्छे से जानते हैं कि इसको एग्जम्पशन दी जाती है, क्योंकि यहाँ पर एक कंपोजिट सप्लाई है, तो उसमें गुड्स का पोर्शन मैक्स टू मैक्स 25% हो सकता है। अगर ऐसा है तो एग्जम्पशन दे दी जाती है। तो ये कह रहा है कि भाई जो गुड्स का पोर्शन है वो 25% से ज्यादा नहीं है, तो यहां पर तो ये चीज अपनी एग्जेम्प्ट कर दी जाएगी। एग्जेम्प्ट हो जाएगी तो इस पर टीडीएस अपना नहीं काटा जाएगा, और प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। तो टीडीएस बस यही काटा गया, 500 यहां, 500 यहां और 500 यहां, ऐसे कर कुल मिलाकर टीडीएस आपका काटा गया है 1,500 रुपए का। अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन है मालिक, ठीक है जी। तो हर एक बात की रीजनिंग के साथ अपना काम हम करके चलेंगे। यहां पर आ जाइए। तो इसमें जो क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं, एक तो हम ये करेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, बाकी तो झंडू क्वेश्चंस, मतलब आई मीन टू से कि हंसते खेलते कूदते हो जाते हैं, है ना, जो थोड़े से दमदार हैं, मतलब जहां पर मुझे लगता है कि मैं भी कुछ इन्वॉल्व हुआ उसमें। मिस नित्या हैज फॉलोइंग बैलेंसेस इन हर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर एज ऑन 28 February एज पर जीएसटी पोर्टल। अच्छा, मेजर हेड, माइनर हेड, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। सीजीएसटी में टैक्स ये क्या है जी? इनका कैश लेजर है। मैंने आपको दिखा रखा है, कैश लेजर के बारे में बता रखा है। मैंने आपको यह भी बता रखा है कि ये एक सेल से दूसरे सेल में जीएसटी पीएमटी 09 फॉर्म भर के हम ट्रांसफर कर सकते हैं। यहां तक कि मेरे ही एक पैन पर 2 रजिस्ट्रेशन से, तो एक इस वाले रजिस्ट्रेशन में जो ई कैश लेजर है, यहां से फंड मेरे ही पैन पर दूसरे रजिस्ट्रेशन में जो ई कैश लेजर है उसमें पैसा ट्रांसफर हो सकता है, बशर्ते कि इस वाले की ट्रांसफरर ई कैश लेजर की अपनी कोई लायबिलिटी ना हो। यहां तक पॉसिबल। आप सेल टू सेल की तो छोड़ो। शी फर्निशेज रिटर्न आईएसआई मटेरियल, शी फर्निशेज रिटर्न मंथली बेसिस पे रिटर्न अपनी फाइल कर रहे हैं, और उसकी जो फरवरी की टैक्स लायबिलिटी है सीजीएसटी एसजीएसटी की 75,000 की बनती है, और सी फेल टू पे द टैक्स, इसलिए वो आपसे संपर्क कर रहे हैं। लीगल एडवाइजर से 12 अप्रैल को संपर्क किया है कि उससे भाई कितना अमाउंट इंटरेस्ट का भरना पड़ेगा, क्योंकि उसको भरना है, और उन्होंने पेमेंट कर दिया अपना 20 अप्रैल को, ठीक। और क्या उन्हें यहां ई कैश लेजर से कुछ उठापटक करनी पड़ेगी या नहीं? अदर इंफॉर्मेशन क्या है? डेट ऑफ कलेक्शन ऑफ जीएसटी, जीएसटी इन्होंने कस्टमर से कलेक्ट किया था 18 फरवरी को।
नो अदर ट्रांजेक्शन अप टू आफ्टर दिस अप टू 20 अप्रैल, ठीक है, मतलब कोई और आईटीसी वाईटीसी जन्म नहीं ले रहा है। इग्नोर करते हैं पेनल्टी लेट फी फॉर सो एंड नो अदर बैलेंस इज अवेलेबल। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इनकी जो लाइबिलिटीज आ रही हैं वो 75,000 और 75,000 ये निकल के आ रही हैं CGST और SGT की। तो इनका जो बैलेंस अवेलेबल था वो यहाँ पर CGST में ये था, क्योंकि जो जिस सेल में पैसा जितना अवेलेबल है हम उतना तक ही उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 40,000 तो मैं इसे इस्तेमाल कर लूँगा, ठीक है, और 80,000 मेरा यहाँ पर है, ठीक। तो ये तो मेरा निल हो ही गया, इसका तो पेमेंट हो ही गया मेरा, इसमें तो कुछ करने की जरूरत है ही नहीं मुझे, ठीक। और यहाँ पर आकर मैं देखूंगा कि भाई साहब मुझे 35 की मुझे यहाँ पर आवश्यकता है, तो मुझे 35,000 यहाँ पर कौन दे सकता है? तो क्या मैं इस सेल से, इस वाले सेल से इस वाले सेल में ट्रांसफर फंड कर सकता हूं या नहीं कर सकता? हाँ सर कर सकते हैं। 35,000 में यहां से उठाकर यहां की तरफ ले जाऊंगा, ठीक। अच्छा जी, तो ये आ जाएगा अपना फ्रॉम GST PMT 09। पहले मुझे फाइल करना पड़ेगा, सेल टू सेल ट्रांसफर करना पड़ेगा। ओनली आफ्टर दैट आई कैन यूज द बैलेंस इन माई, क्योंकि ये AI है, ठीक है जी। दूसरा, यहां पे कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि इन्होंने लेट पेमेंट किया। इनकी एक लायबिलिटी और निकल के आ रही है, इनका इंटरेस्ट भी बनेगा यहां पर आकर। इंटरेस्ट कितना बनेगा? तो फरवरी के महीने में इन्होंने कलेक्शन कर रखी है, तो 20 मार्च इज द ड्यू डेट। 20 मार्च पड़ती है ड्यू डेट इनकी, और पेमेंट कब किया इन्होंने? 20 अप्रैल को किया है। तो मोटा मोटी 1 महीने के आसपास का इनका डिले है। तो देखते हैं तो डिले एग्जैक्टली कितना हुआ, क्योंकि हमें जो इंटरेस्ट है वो डेज बेसिस के हिसाब से काउंट किया जाता है। तो 75,000 इंटू 18 डिवाइड बाई 100 इंटू 365 डिवाइड में ये आ गया। और डेज पड़े हमारे 31 का महीना होता है मार्च का, तो 31 माइनस 20, 11 दिन तो वहां हो गए, 20 दिन आगे चढ़ गए, 31 डेज हो जाते हैं। जरा निकाल के देखें इसका 31 डेज का। तो ये आएगा जी अपना 75,000 इंटू 0.18, ये आ गया 13,500, और इंटू 31 डिवाइड बाई 365 ऐसे करके। तो मेरे पास आ रहा है ये, राउंड ऑफ अगर मैं लेके चलूँ तो 1147 सेक्शन 170 आता है आपका राउंड ऑफ करने का। तो उस सेक्शन को कूट करना ना भूलें और राउंड ऑफ पक्का करके आए, वरना ये गलती कर देते हैं। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे एग्जामिनेशन हॉल के अंदर कि भाई 1146.57 ये हमारा आ रहा है जी, और इसको हम राउंड ऑफ करके लेंगे और सेक्शन अंडर सेक्शन 170 में, तो ये आ जाएगा 1147 से। ये करके आना है आपने, ठीक है, क्योंकि पास्ट में इस राउंड ऑफ करने के चक्कर में नंबर काट लिए इन्होंने, ठीक। तो ये इतने का ही CGST का इंटरेस्ट आ गया और इतने का इंटरेस्ट आ जाएगा इनका SGST का। इंटरेस्ट वाला इंटरेस्ट बना तो 1,000 रुपए तो यहां से आ जाएंगे इनके, बाकी 147 कहां से निकल के आएंगे? तो क्या यहां से उठाया जा सकता है? यस उठा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप यहां से पिक कर लीजिएगा, तो प्लस 147 यहां से उठा लेंगे। एंड दूसरे वाले में हमारा जो इंटरेस्ट है वो 400 रुपए का है, तो यहां से पिक कर लीजिएगा जो भी हमारा रिक्वायर्ड निकल के आ रहा है। तो 1147 माइनस 400 कर करते हैं इसमें हम, तो हमें 4747 की यहां पे जरूरत पड़ेगी। तो इंटरनल ट्रांसफर हमें इतने इतने करने पड़ेंगे, एक 35,000 करना पड़ेगा, एक 147 का और एक 447 का इंटरनल ट्रांसफर हमें यहां पर करना पड़ेगा, ऐसे करके, सो दैट हम इसका पूरा पेमेंट ई कैश लेजर के माध्यम से कर पाएंगे, ऐसे करके मेरे बच्चे, ठीक। ओके ओके, चलिए छुटपुट है, यहां आइए, मिला कुछ ठीक ठाक सा क्वेश्चन। जॉर्ज, अ रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ गुड्स एट केरला who pays GST under a regular scheme has made the following transaction exclusive of tax for the April. न्यू दिल्ली त्रिवेंद्रम, तो ये परचेज दे रखे हैं, सेल दे रखे हैं इसके, ये परचेज आ गए, सेल्स आ गए, टैक्स रेट आ गया, ठीक है, टोटल आ गया। कंपाइल्ड ऑल द कंडीशंस एंड अवेलेबल ITC, he has complied with all the conditions for availing the ITC and has the following ITC credit on 1/4/2016। तो ये CGST जैसे टैक्सेस, तो ये वाला क्रेडिट इसके पास में अवेलेबल है। इनके ITC नहीं मिलते हैं, बेवकूफ बनाने के लिए आपको दे रखा है, इनका कुछ नहीं होगा, ठीक।
लायबिलिटी आपने यहां पर कंप्यूट करके चलनी है। तो आप सबसे पहले जब ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आएगा ना, तो एक स्टेटमेंट बनेगा आपका आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी स्टेटमेंट बनेगा, एक आपका बनेगा आईटीसी का स्टेटमेंट बनेगा, ठीक है ना, और एक बनेगा मेरे भूरा यहां पर आकर आपका कौन सारे सेट ऑफ का स्टेटमेंट बनेगा। 3 स्टेटमेंट आपके बनने चाहिए। आउटपुट लायबिलिटी का स्टेटमेंट जब मैं बनाऊंगा तो यहां पर मेरे ये पर्टिकुलर्स ये आ जाते हैं, ठीक। एंड पर्टिकुलर्स के बाद में यहां पर मेरी ये सबसे पहले वैल्यू आ जाएगी, एंड वैल्यू के बाद में फिर अपना वही आईजीएसटी, सीक्वेंस मत तोड़ना, अपना वही रख के चलना जैसे हम करते आए हैं, आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी या यूटीजीएसटी एज द केस में भी वो अपना यहां पर आ जाता है, ठीक। तो पर्टिकुलर्स में सबसे पहले हमें सेल बता रखी है, और नई दिल्ली में ये कहां के रहने वाले थे भाई साहब, रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ गुड्स एट केरला। अच्छा जी, और इन्होंने सेल किया है नई दिल्ली के लिए। तो पहली सप्लाई हो जाती है इनकी इंटर स्टेट, और कीमत थी उसकी यहां पर 10 लाख रुपए की, ठीक है, 10 लाख रुपए की बनती थी, और जीएसटी रेट बता रखा आपको 18% का, और आईजीएसटी यहां पर बनेगा साहब तो 1,80,000 आपका ये हो जाता है, ठीक। उसके बाद त्रिवेंद्रम सेम स्टेट आ गया, ये आपकी इंट्रा स्टेट यहां पर हो जाती है। सेल है इनकी 8 लाख रुपए की, और 8 लाख का भाई साहब भगवान झूठ ना बुलाए, 8 लाख का 0.18 ये आ गया, 144 डिवाइड बाई 2, 72 और 72 ये अपने यहाँ आ जाते हैं, 72 यहाँ आ गया, 72 यहाँ आ गया, बस यही तो बनता है ना, और तो कुछ नहीं ना, और इसकी कोई लायबिलिटी नहीं दिखाई दे रही है। तो ये आ जाता है आपका 180, 72 ये आ जाता है, 72 अपना यहाँ पर ये आ जाता है, ठीक। ओके जी साहब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर जी। और ये आ गया 180 इसका ये आ गया है, 72 ये आ गया, 72 ये आ गया है, ठीक है जी। एंड उसके बाद में आगे बोलते हैं, अब हमारा अगला स्टेटमेंट बनेगा आईटीसी स्टेटमेंट, है ना। आईटीसी हमारा कितना कितना बनता है, तो वही चीज़ आ जाएंगी अपनी, वैल्यू कितनी आ रही साहब, और उसके बाद में फिर अपना ये वैल्यू से पहले पर्टिकुलर्स आ जाएंगे, एंड उसके बाद वही लाइक आईजीएसटी और अपना सीजीएसटी और अपना ये एसजीएसटी, ठीक है। सॉरी, न्यू दिल्ली यानी कि इंटर स्टेट है 5 लाख की, इंटर में आ गई 5 लाख की, और आईटीसी है ना आपके ये, यस सर, आईटीसी स्टेटमेंट है अपना, और 5 लाख का 90,000 का ये आईटीसी बन गया, और आपका 2.5 लाख का लोकल बनता है इंट्रा, ठीक है, 2.5 लाख का आपका ये बन गया, तो 2.5 लाख का 45,000, 45 का आधा हो गया 22,500, तो 22,500 ये आ गया, 22,500 आपका ये आ जाता है। तो यहाँ तक जो टोटल बना आपका कुछ ऐसे करके 90,000 ये आ जाता है, 22,500 ये आ गया, 22,500 ये आ गया। ओपनिंग वगैरह कुछ था क्या? हाँ, 30 ऐसा देखना, ये इस सीक्वेंस में 1 2 3 ऐसे पढ़ना, क्योंकि हमारा फ्लो ऐसे चल रहा है। तो 1,30,000 30,000, ठीक है, तो प्लस करेंगे इसमें 1,30,000 और 30,000, तो ये आ जाएगा 1,90,000 और 50 to 500 और 50 to 500। ये मेरा आईटीसी स्टेटमेंट यहां पर आकर बन जाता है मालिक। ये 50 to 52 190, ये मेरा आईटीसी स्टेटमेंट यहाँ पर आकर ही बन गया है। अब मुझे इन दोनों को सेट ऑफ करके चलना है। तो सेट ऑफ करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मेरी आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी आ जाती है। तो आउटपुट यहाँ पर लिखेंगे हम अपना आउटपुट, आईजीएसटी मेरा आएगा, ये मेरा आउटपुट सीजीएसटी आ जाएगा, और यह मेरा आउटपुट एसजीएसटी निकल के आ जाएगा। ठीक है, कितना कितना था सर जी? 180 72 72 करके था, ये आ गया अपना 180 ये था, और 72 ये था, और 72 अपना ये बनता था। ठीक है, और इनका जो आईटीसी था वो आईजीएसटी का आईटीसी क्या बनता है, और सीजीएसटी का आईटीसी क्या बनता है, और एसजीएसटी का आईटीसी क्या बनता है। अरे उंगलियों पर हो जाते हैं सवाल यार, उंगलियों पर। 190 550 to 500 यह आ जाता है जी 190 का 50 to 500 50 to 500 ऐसे करके
मैंने मेरी बात यहाँ पर कर ली मालिक। अब इसको हम सेट ऑफ करेंगे यहाँ पे आके। चलो भैया आन मिलो सजना, लगाओ इसको ठिकाने यहाँ पे आके। पूरा का पूरा 180 यहाँ पे सेट ऑफ हो गया, इवन और बच गया है जी। अब जो मेरा ये IGST का ITC बच गया है, मैं कहाँ यूज़ करूँ? देखो कौन सा कमजोर है, कहीं भी यूज़ कर लो भैया, सब बराबर बराबर का मामला है, तो मैं दोनों में बराबर इस्तेमाल कर लेता हूँ। अब इन्होंने पता नहीं क्या किया हुआ है, लेकिन मैं इसमें बराबर इस्तेमाल कर देता हूँ। मुझे नहीं पता इन्होंने कैसे इस्तेमाल किया हुआ है, पर मैं काम करता हूँ, मैं इसमें बराबर ही अपना इस्तेमाल कर देता हूँ। लेकिन इन्होंने क्या कर रखा है, पूरा इन्होंने CGST लगा दिया है। हाँ, लेकिन फ़र्क कुछ नहीं पड़ने वाला है, अब जैसे मर्जी कर लो। लेकिन फिर भी अगर आप आंसर मैच कराना चाह रहे जो करती हो, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा 10,000 यहाँ पे मैं इस्तेमाल करा दूंगा। लेकिन आप जो मर्जी के इस्तेमाल कर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, ये अपना आ जाएगा यहाँ पे आके। ये आ गया जी साहब 62,000 ये आ गया, और 72,000 अपना ये आ जाता है। ठीक, 50 यहाँ से लेके इसको चले हम, और CGST का ITC हमने ठिकाने लगा दिया, और ये आ जाता है सर जी यहाँ पर आकर 5 to 500 ऐसे करके, और ये अपने साहब यहाँ पर नील आ गया, और 62,000 62,000 माइनस आ जाता है 5 to 500 इज इक्वल टू 9500 एंड 72,000 ये आ गया। अब ITC मेरे पास इसका चलता है जी SGST का, तो यहाँ ये और 5 to 500। ठीक है, तो ये नील का नील यहाँ पर आ जाएगा, 9500 यहाँ पर आ जाएगा ये, और इसमें से 72,000 माइनस कर दूंगा मैं 5 to 500, राइट, 19,500। ओके, तो ऐसे करके यहाँ पर मेरे पूरा बात करा दी जाएगी। तो ये मेरे फाइनल आंसर यहाँ पर निकल कर आ जाएंगे। तो इतना इतना पैसा मुझे यहाँ पर पे करना पड़ेगा कैश के थ्रू, राइट। ओके, ऐसे मल्टीपल क्वेश्चंस आपके लिए बनाए जा सकते हैं। आगे बोलता है नेपच्यून एंड कंपनी रजिस्टर्ड है GST में। नेपच्यून कहां पर है? महाराष्ट्र में है, रजिस्टर्ड है। दे हैव मेड जीरो रेट सप्लाई। ओके, 84 ये इन्होंने यहां से कुछ एक ये एक्सपोर्ट कर दिया होगा, जीरो रेट सप्लाई इन्होंने कर दी है। कितने की है? 84। क्वेश्चंस बड़े आसान होते हैं यार, बस थोड़ा फोकस चाहिए, कंसेप्ट क्लैरिटी चाहिए, फटाफट हो जाते हैं। ऑन पेमेंट ऑफ IGST, और यहां पर इन्होंने IGST का पेमेंट भी किया हुआ है 10,14,000 रुपए का। पहले पे करो फिर रिफंड लीजिए। ठीक, अच्छा, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे, ठीक है, द रिफंड एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 54 फॉर द अबव सप्लाई हैज बीन रिजेक्टेड। अच्छा जी, तो इन्होंने क्या किया, ये पहले इन्होंने पे कर दिया, फिर एक्सपोर्ट होने के बाद इन्होंने इसको रिफंड क्लेम किया है। फॉर्म आता है RFT01 करके आता है, उसमें इन्होंने इसका रिफंड यहां पर क्लेम किया हुआ है। ठीक है जी, फॉर द हैज बीन रिजेक्टेड बाय द प्रॉपर ऑफिसर मिस्टर A, taxation manager of the firm has sought for recreating the electronic credit ledger as per the provision of rule 86 for the above rejection. Examine the scenario. देखिए, इस क्वेश्चन को करने में हमें थोड़ी सी नॉलेज रिफंड चैप्टर की भी होनी चाहिए। पहली बात तो ये समझिएगा कि देखिए यहां पर होता है ITC। एक्सपोर्ट करने के दो तरीके होते हैं। नंबर 1, आप आउटपुट वाला जो GST है उसे पे करो, रिफंड ले लो। फिर इसमें इनवर्ट साइड से कोई मतलब नहीं है। इनवर्ट साइड पे नॉर्मल तरीके से आपको ITC वाईटीसी मिलेंगे, यूज करो जो मर्जी करो, लेकिन आपको कोई एक ही चांस मिलेगा, या तो आउटपुट साइड में चांस ले लो या इनपुट साइड में। अगर आपने आउटपुट साइड में पे करके रिफंड ले रहे हो तो फिर यहां पर रिफंड का कोई मसला नहीं बनता है। दूसरा, अगर आपने अंडर बॉन्ड आगे एक्सपोर्ट किया हुआ है तो आपके आउटपुट GST लायबिलिटी 0 बनती है। ऐसे वाले केस में आपको इनपुट साइड का ये जो है यहां पर रिफंड मिल जाएगा। तो आपको बेनिफिट एक जगह मिलता है यहां पर आकर। हालांकि एक जगह मिलने से ही दोनों जगह का इंपैक्ट आ जाता है। अगर इसे आपने ये पे किया, रिफंड ले लिया, तो इस साइड का तो वैसे भी ITC मिल गया था ना, ये कौन सा कॉस्ट का पार्ट बनने वाला है। आप इसे यूज करोगे आगे चले कहीं ना कहीं, इवन इसी में यूज कर लोगे आप इसको पे ऑफ करने के लिए। ठीक, खैर, तो यहां पर आकर अब वो ये कह रहे हैं कि ये वाला आपने अप्लाई किया और ये रिजेक्ट हो गया, तो रिजेक्ट होने पर आपका ITC में कोई रिक्रेडिट नहीं किया जाता है। वो रिक्रेडिट का चक्कर क्या मैं आपको बताऊं, रिफंड चैप्टर में पढ़ने के लिए मिलता है वो, कि मान के चलना ये मेरी यहां पर ना बैलेंस शीट है। ठीक है, थोड़ा कम समझ में हो सकता है आए वाला क्वेश्चन का आंसर आपको, लेकिन रिफंड चैप्टर्स की पूरी क्लैरिटी आती है। ये बैलेंस शीट आपकी होती है और यहां पर आपका मान लीजिए कैश भी है, ठीक है, और यहां पर आपका ITC बैलेंस भी, सपोज करो 80,000 का आपका ITC भी, राइट। तो ऐसे इसे मान लेते हैं 100 मान लेते हैं,
इसे 100 मान लेते हैं, 100 के, ठीक। तो आपका 180 ऐसे करके है। सपोज करो आप आईटीसी का रिफंड क्लेम करने के लिए जा रहे हो, आपने RFD01 फाइल कर दिया 80,000 रुपए के लिए कि भैया मुझे इसका रिफंड दीजिए, इसका मुझे आई वांट कैश रिफंड। तो अगर आपको कैश रिफंड मिलेगा 80,000 रुपीज का, तो आपका यहां पर आकर ऐड होगा। हाँ जी, तो आप ऐसे थोड़ा ना कर सकते हैं कि 80,000 का इसका आप कैश रिफंड भी ले लें और आपका ये भी आईटीसी भी बना रहे, नहीं। तो इसके लिए क्या होता है, जब आप RFD01 अपना फाइल करते हैं तो कैश रिफंड जब मांग रहे हैं आईटीसी का, तो आपको अपना ये आईटीसी यहां से घटाना होता है, खत्म करना होता है। व्हेन यू आर गोइंग टू फाइल रिफंड क्लेम ऑफ योर आईटीसी, तो आपको यहां से खत्म करना पड़ेगा, बिकॉज यू आर गोइंग टू इनकैश इट, यू आर गोइंग टू इनकैश इट। तो यहां से खत्म हो जाता है, रिफंड आपको मिल जाता है और कैश आपका यहां जुड़ जाता है, तो वही टोटल आपका 180 यहां पर हो जाता है। लेकिन आपने यहां पर माइनस कर दिया एप्लीकेशन फाइल करते समय ही, लेकिन आपकी जो रिफंड एप्लीकेशन थी वो कैंसिल हो जाती है, तो आप आगे तक वो कैश में कन्वर्ट हुआ ही नहीं, वापस घूमकर फिर वहीं आ गए। अगर वापस घूमकर आएंगे तो ये जो पैसा आपने जाते समय डेबिट कर दिया था, क्या इसे आप वापस रिक्रिएट नहीं करेंगे? जेन्युइनली सी बात भी रिक्रिएट करके चलेंगे। तो ये रिक्रिएट करने का नंबर तब आता है जब हम आईटीसी का रिफंड क्लेम कर रहे हो। लेकिन इन द गिवन क्वेश्चन वी आर नॉट क्लेमिंग द रिफंड ऑफ आईटीसी, हम तो आउटपुट जीएसटी का रिफंड क्लेम कर रहे थे। इसलिए जो तर्क वितर्क कुतर्क सतर्क दे रखे हैं कि आईटीसी का भाई वो नहीं मिला, ये नहीं मिला, यहां पर ये जो प्रोविजन है रूल 86 का, ये एप्लीकेबल ही नहीं होता, बिकॉज वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द रिफंड ऑफ आईटीसी। ठीक, यस सर, वो यहां पे लिखा हुआ आप देख सकते हैं। 86 of CGST rules provides that where a registered person has claimed refund of any unutilized ITC का refund claim करते हो from the electronic credit ledger से, in accordance with the provision of section 54 जो कि refund chapter में आता है, the amount to the extent of claim shall be debited in the said ledger। जब RFD01 फाइल करेंगे एप्लीकेशन तो आपको माइनस करना पड़ेगा, because you are going to encash it। If the refund so filed is rejected, either fully or partially, the amount so debited to the extent of rejection, जितना तक रिजेक्ट हुआ है उतना वापस रिक्रेडिट कर दिया जाता है। लेकिन in the given question we are not talking about ITC। In the present case, Neptune and company have made zero rate supply with payment of tax इतना 10,14,000 and the refund for the same has been rejected by the proper officer। Therefore, contention of Mr. A is not sustainable and यहाँ पर जो रूल 86 है ये आपका applicable होता ही नहीं है, has not been made as per so and so, it is not applicable in this case, right? Okay sir जी, आगे बढ़ते हैं भूरा, और आगे चलते 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 कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा जो थोड़ा सा भी आड़ा तिरछा हो आपके लिए। Examine the next question, examine the taxes to be paid for the month of July on the basis of below informations। एक दो क्वेश्चन आप भी करके देखने हैं आपने भी, ठीक है। below information furnished by Zinc and Company V2 कर रहे हैं ना हम, लेकिन आप क्या करेंगे, ये V2 आपके लिए है जी। ये आपका होमवर्क है, होमवर्क मतलब योर राइटिंग प्रैक्टिस। बाबू जैसे मैं कह रहा हूं आप वैसे करते चले जाना यार, एग्जाम्शन ना आए तो मुझसे कह जाना कि साहब आपने धोखा कर दिया हमारे साथ में, मैं गारंटी से कह रहा हूं। जैसे कह रहा हूं वैसे करते चले जाओ, एग्जाम्शन पक्का ही, पक्का, कम से कम एग्जाम्शन। इसका आपको सॉल्यूशन लिखना है बिल्कुल एग्जाम कंडीशन में बैठकर, ठीक, अपने रजिस्टर के अंदर नोट डाउन कीजिए। ये आपका यहां पर इस तरह से है, ठीक है। ये सेकंड का 7 हम क्वेश्चन कर ही चुके हैं, और इसमें और कौन सा बचता है साहिब? यस, यश शॉपी की हम इसमें बात करते हैं। पानी पी लूं मैं? यस शॉपी, अ रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ जयपुर, ठीक है, जयपुर राजस्थान, आरजे is engaged in supplying of various goods and services exclusively to government department agencies, okay, local authorities and person notified under ओए। तो जो यश है राजस्थान के हैं और ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से डील करते हैं, तो यहां टीडीएस का चक्कर पड़ेगा। यू आर रिक्वायर्ड टू ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रोविजन, करेक्ट। टीडीएस के प्रोविजंस बताओ क्या क्या होते हैं। सबसे पहले तो हमने कहा भैया देखो टीडीएस प्रोविजंस के लिए हम बाबा की बूटी अपने जो स्ट्रक्चर बना हुआ उसी पे रख के देखते हैं। नंबर 1, सप्लायर नॉन गवर्नमेंट होना चाहिए, रेसिपिएंट गवर्नमेंट होनी चाहिए,
गवर्नमेंट है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, लाइक दैट नोटिफाइड पर्सन होना चाहिए। लेकिन सप्लायर नॉट नोटिफाइड पर्सन यानी कि नॉन गवर्नमेंट होना चाहिए, नॉन पीएसयू होना चाहिए। अपोजिट, गुड्स या सर्विस कोई सा भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, सप्लाई होनी चाहिए। इंट्राओ इंटरओ चलेगा, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि जो ओरिजिन स्टेट है अपना, ओरिजिन और जो अपना डेस्टिनेशन स्टेट है ये, और यह आपका रेसिपिएंट की लोकेशन है, तो रेसिपिएंट की लोकेशन इनमें से किसी एक से पक्का पक्का मैच करनी चाहिए। बात को घुमा के बोल दिया है, रेसिपिएंट की लोकेशन, ओरिजिन या डेस्टिनेशन एक से मैच करनी चाहिए। अगर इनमें से किसी से भी मैच नहीं करती है तो टीडीएस का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा, टेक्निकल एरर उसमें आ जाती है। उसके बाद आगे बोलते हैं यहां पर आकर ठीक है जी, इफ एनी टू बी डिडक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द रिसीवेबल्स गिवन बिलो। इंडिपेंडेंट केसेस में आपको बताना है क्या सीन रहेगा, और जीएसटी 12% से बनता है। सप्लाई ऑफ कंप्यूटर स्टेशनरी टू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग लोकेटेड, अच्छा इसमें ये रह गया इंट्रा इंटर के बाद टैक्सेबल पर्सन कौन, मतलब वो डिडक्टर ही होता है, उसे टीडीएस का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है एज ए रेसिपिएंट। एग्जम्पशन वाली सप्लाई नहीं होनी चाहिए, वैल्यू 2.5 लाख से ऊपर की होनी चाहिए। जो वैल्यू की बात कर रहे हैं असेसेबल वैल्यू, मतलब एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी जो वैल्यू है कॉन्ट्रैक्ट दैट मस्ट बी मोर देन 2.5 लाख। और जो टीडीएस का रेट है 1% प्लस 1% इज इक्वल टू 2% है। एनसीएम आरसीएम कुछ भी लग रहा हो, दोनों ही केस में टीडीएस के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाते हैं। टाइम ऑफ सप्लाई केस पे चेक करनी पड़ता है, अगले महीने की 10 तारीख को पेमेंट करना होता है। तो ये तो रहे आपके टीडीएस के बेसिक प्रोविजंस कि भाई ये कब लगता है। अब इन केसेस में पूछ रहा है, अप्लाई करवा के पूछ रहा है, बताओ लगेगा नहीं लगेगा। सप्लाई ऑफ कंप्यूटर स्टेशनरी टू पीएसयू, यहां तक तो ठीक है, सप्लायर ओके है, रेसिपिएंट भी ओके है। लोकेटेड इन मुंबई, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 272। अगर ये 272 टोटल है तो उसकी यही आपके साथ खेल खेला जाएगा। 272 इसमें से आपने जीएसटी कंपोनेंट हटाइए, बिकॉज हमें यहां पर चाहिए होती वैल्यू। 1.12 से डिवाइड कर दिया तो 2,42,000 242 समथिंग आ रहा है, दैट इज 2.5 लाख से ऊपर नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर टीडीएस का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा, नहीं यहां नहीं आएगा। सप्लाई ऑफ एयर कंडीशनर टू जीएसटी डिपार्टमेंट, ठीक है, सप्लाई ऑफ एयर कंडीशनर टू जीएसटी डिपार्टमेंट, हाँ, लोकेटेड एंड रजिस्टर्ड इन दिल्ली, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इज 2,55,000 एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। वैल्यू को लेकर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। गुड्स को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, सप्लायर ओके है, नॉन गवर्नमेंट है, रेसिपिएंट गवर्नमेंट है, वैल्यू भी कोई कहीं से कोई इश्यू नहीं आ रहा है। वो देख लीजिए ओरिजिन डेस्टिनेशन, इसका जो ओरिजिन आ रहा है वो राजस्थान आ रहा है, ठीक है, और डेस्टिनेशन क्या आ रहा है, सप्लाई ऑफ एयर कंडीशनर टू जीएसटी डिपार्टमेंट लोकेटेड, तो उसका डेस्टिनेशन भी दिल्ली निकल के आ रहा है और रेसिपिएंट की लोकेशन भी दिल्ली, तो मैच कर रहा है, वो वाली कोई दिक्कत भी नहीं है, मैच कर रहा है। यहां लग जाएगा साहब 2,55,000, इसका 1% हो गया 2,550, और 2,550 करके यहां पर बात अपनी बन जाएगी, तो यानी कि पूरा हो गया 2% देखा जाए ना, तो ये ओरिजिन हो गया और ये यहां हो गया इसका डेस्टिनेशन, तो ये इंटरस्टेट सप्लाई बनेगी ना, 2% से आ जाएगा इकट्ठा करके। तो ये 2,55,000 का ना, 255 का आ जाएगा 0.02 ऐसे करके 5,100 आईजीएसटी के नाम का टीडीएस ये कटवा दिया जाएगा, राइट सर। उसके बाद सप्लाई ऑफ जनरेटर रेंटिंग सर्विसेज, अच्छा, टू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ जयपुर, नॉट एग्जम्प्ट अंडर जीएसटी, ठीक है, एग्जम्प्ट नहीं है। टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 3 लाख, सबसे पहले यही आती है 3,50,000, सबसे पहले यही डर लगता है, अगर चेक कर लो, डिवाइड बाई 12% था ना जीएसटी क्रेडिट, कितना था इसमें, हाँ 12 ही था जी, डिवाइड बाई 1.12 करके 3,12,500, तो वैल्यू को लेकर ओके है, सप्लायर भी ओके है, रेसिपिएंट यहां पर अपना गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ही है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो सारा ठीक ठीक चल रहा है। वो देख लेते हैं जरा कि भाई कहां पर क्या, सप्लाई ऑफ जनरेटर रेंटिंग सर्विसेज टू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ जयपुर, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, दूर दूर तक कोई दिक्कत नहीं है, टीडीएस कट जाएगा, सेम स्टेट में हो रही है, आप चेक करके देख लीजिए। रेसिपिएंट का स्टेट भी मैच कर रहा है ओरिजिन डेस्टिनेशन से,
वैल्यू को लेकर भी इशू नहीं है, सप्लाई रेसिपिएंट को लेकर इशू नहीं है, सप्लाई इंट्रा है तो इंट्रा के नाम पर 1% प्लस 1% ये यहां पे कटवा दिया जाएगा। आगे आता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट लोकेटेड एट उत्तर प्रदेश। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है और वो यूपी में है। सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट यूपी में है, ठीक है। इट एंटर्स इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट विद सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट यूपी इज रजिस्टर्ड विद द कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश स्टेट फॉर डिडक्टिंग टीडीएस, ठीक है, डिडक्टर ग्रुप में है। इट एंटर्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद पीएसयू। अच्छा, पीएसयू के साथ ये एंट्री कर रहे हैं जो कि दिल्ली में है, फॉर सप्लाइंग गुड्स वैल्यूड ₹350, 350 का आप हमें यहां से गुड्स दे दीजिए। द पीएसयू आर्ग्यू दैट नो टैक्स इज डिडक्टेबल ऑन दिस सप्लाई बाय द, कह रहे यहां से आप टीडीएस इस पर नहीं काटेंगे, ये उन्होंने आर्ग्यूमेंट किया है। द पीएसयू आर्ग्यू, हाँ ठीक है, एज इट इज लोकेटेड आउटसाइड द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड देयरफॉर नॉट लायबल टू टैक्स सीजीएसटी या जीएसटी। वो कह रहे कि हम तुम्हारे स्टेट में नहीं, दूसरे स्टेट में, ऐसे कि तैसे। स्टेट का चक्कर तो गलत है, बात सही है, रीजनिंग गलत है। टीडीएस नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि ये जो सप्लायर है ये आपका नॉन गवर्नमेंट होना चाहिए। मतलब जो देखो यहां पर टीडीएस कटने के लिए आपके सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ये वो है ना, गवर्नमेंट अथॉरिटीज, पीएसयूज ही चलता है। तो जो सप्लायर है वो इनको छोड़कर होना चाहिए, अदर देन दैट होना चाहिए, नॉन गवर्नमेंट होना चाहिए। लेकिन यहां तो खुद पीएसयू है, तो ऐसे वाले मामले में क्या पीएसयू के ऊपर भरोसा नहीं है? भाई ये तो आपके टीडीएस टीसीएस एक कंट्रोलिंग टूल होते हैं, तो क्या पीएसयू के ऊपर भरोसा नहीं है? है। यहां पर टीडीएस इस वजह से नहीं कटेगा बिकॉज सप्लायर इज पीएसयू। ठीक। वुड देयर बी एनी डिफरेंस इफ इंस्टेड ऑफ द पीएसयू इफ इट वाज एन एंटिटी इन प्राइवेट सेक्टर? अगर प्राइवेट सेक्टर में होते तो क्या बात बन पाती? हां, फिर बात बन जाती, फिर कोई दिक्कत नहीं थी, फिर यहां पर चल जाता साहब का टीडीएस अपना कट जाता। आगे बोलते हैं, इफ द प्राइवेट जो हमारी एंटिटी है अंडरटेक वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर अबव डिपार्टमेंट इन न्यू दिल्ली, यदि ये प्राइवेट एंटिटी जो है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस ये प्राइवेट सेक्टर भी दिल्ली में ही है, वो करें कि दिल्ली में ही अगर हम वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस लेते हैं और रेसिपिएंट बैठा है उत्तर प्रदेश में, तो ओरिजिन इसका ये हो गया। और वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस में तो जहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड होती है वो आता है, डेस्टिनेशन भी हो जाएगा। तो ओरिजिन भी दिल्ली, डेस्टिनेशन भी दिल्ली। रेसिपिएंट की लोकेशन क्या ओरिजिन डेस्टिनेशन किसी एक से भी मैच करती है? द आंसर इज नो। तो इस चक्कर में तीसरे वाले केस में आपका टीडीएस नहीं कट पाएगा। तीसरे वाले केस में टीडीएस आपका नहीं कट पाएगा। नो डिडक्शन ऑफ टीडीएस एट ऑल इन द थर्ड केस। ठीक, नॉट रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस। उसके बाद प्रभु आगे चलते हैं। मनिहार हमारा हो ही गया है एंड मनिहार के बाद में अब ऐसा कोई धमाकेदार सा कुछ दिख रहा है। हाँ है, ये रहा। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ द इंडिपेंडेंट केसेस योर एक्सपर्ट एडवाइस with appropriate reasoning is sought on the applicability of TDS TCS provisions of the CGST Act 2017. You shall also quantify the amount of TDS TCS as the case may be if the same is applicable. Okay. Top Fashions, a designer, clothes dealer and registered. अच्छा, ये एक टॉप फैशंस है, डिजाइनर क्लोथ्स में काम करते हैं और वेस्ट बंगाल में है रजिस्टर्ड, उधर कलकत्ता साइड में। इफेक्टेड सप्लाई थ्रू क्विक डील, एक ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू काम कर रहे हैं। नेट वैल्यू, अच्छा क्लोथ डीलर, कपड़े की सप्लाई कर रहे हैं ऐसे करके। तो ये हो गया ई कॉमर्स ऑपरेटर, खुद है वेस्ट बंगाल में और सप्लाई कर रहे हैं। ये टैक्सेबल सप्लाई है, इंट्रा स्टेट सप्लाई है। इधर वेस्ट बंगाल में ही कस्टमर बैठा हुआ है, यहां से ऐसे करके ऑर्डर्स आते हैं
और ये है अपना 1,50,000 रुपए का। बताइए टीसीएस आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, टीसीएस आएगा। ई कॉमर्स सिस्टम के अंदर आता है और इसमें टीसीएस का जो अमाउंट है इसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, जो मेन ट्रांजैक्शंस होती है, और उसका जो नेचर रहता है वो यही वाला रहता है, और जो परसेंटेज है वो 0.5 + 0.5 इज इक्वल टू 1% से टीसीएस कलेक्ट किया जाता है। तो जब ई कॉमर्स ऑपरेटर अपनी यहाँ पर बिलिंग कर रहा होगा, खुद की वैल्यू यहाँ पर बता रखी होगी, खुद की सर्विस जो 20% बराबर जो भी कमीशन ले रहा है उसका जीएसटी भी यहाँ पर आ रहा होगा, इसके साथ इसमें ऐड करता है टीसीएस कलेक्ट किया जाता है। कैसे कैसे आएगा? 1,50,000 का 0.5%, 1,50,000 का 0.5% यहाँ पर ऐसे करके मालिक आ जाता है। ये जीएसटी भी चूंकि जो है अपना, तो ये कितना कितना है सर जी? 1,50,000 का 0.5, 1,500, 1,500, 750, 750 ये आ गया, 750 ये आ गया। इस प्रकार से आपका ये यहाँ पर डिडक्ट कलेक्ट करवा दिया जाएगा, टीसीएस कलेक्ट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, इसमें आके बोलता है कह रहा है सुपर बिल्डर्स। जमाना बड़ा तेज है मालिक, फटाफट काम करना सीखो, फटाफट। जो काम और लोग 1 घंटे में करते वही काम तुम आधे घंटे में करना सीखो। सबसे मूल्यवान चीज है धरती पर वक्त, समय। जिंदगी क्या है? समय। समय तो मिला है हमें एक, उस समय को पास करने के लिए यहां पर आए हैं, बस, और कुछ नहीं करने आए हम। तो सबसे मूल्यवान इस धरा पर, धरती पर कुछ भी है तो वो समय है आपका। अगर आप अपने 10 घंटे वाले काम को 6 घंटे में निपटा देते हैं तो 4 घंटे मस्ती मारो ना, खूब मौज करो। सिर्फ काम करने नहीं आए हम धरती पर आए मौज करने के लिए, मौज करने के लिए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि बिना काम के मौज। जिन्हें बिना काम किए मौज आती है वो पता नहीं इंसान कैसे होते होंगे, आई डोंट नो। क्योंकि जिस दिन मेरा खुद का काम नहीं होता ना, पेंडिंग हो जाता है, तो दिमाग खराब हो जाता है। तो व्हाट आई हैव डिसाइडेड कि जल्दी उठो और बिल्कुल घोड़े बनकर, फोकस्ड होकर काम निपटाओ, जल्द एफिशिएंसी के साथ पूरा काम निपटाओ फटाफट। और जहां पर लोग रात के 8 बजे तक लगे रहते हैं उसी काम को करने में, तुम 4 बजे फ्री हो जाओ शाम को, और फिर 4 घंटे खूब मस्ती मारो, जो आपको करना वो करो, खेलो कूदो नाचो गाओ हंसो, जो मर्जी करना करो। तो ये आर्ट सीखो, कम समय में काम करने की आदत डालो। अगला क्वेश्चन है सुपर बिल्डर। क्या रे? सुपर बिल्डर, अ रजिस्टर्ड सप्लायर इन तमिलनाडु was awarded a works contract by गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु। सुपर बिल्डर है, तमिलनाडु का है, तमिलनाडु में ही कॉन्ट्रैक्ट मिला है उसे 430 का। ऑफ दिस वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई वाज 1 लाख। तो जो टीडीएस इसमें आ गया, पता है पहला क्वेश्चन डाला टीसीएस का, अरे घुमा ले कितना घुमाना है, पहला टीसीएस डाला, अब कह रहा टीडीएस है, हाँ डाल टीसीएस। तो टीडीएस की हमें पता है सप्लाई नॉन गवर्नमेंट हो, रेसिपिएंट गवर्नमेंट हो, 1 + 1 2% है, वैल्यू 2,50,000 प्लस होनी चाहिए, एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, एग्जाम्पशन नहीं होनी चाहिए। तो ये एग्जाम्प्ट, तो एग्जाम्प्ट को अलग करो, तो 430 - 1 330। अब ये जो एक आपने डायरेक्ट मना कर दिया यहां से निकाल के, तो इसमें से एक भाई एग्जाम्प्टेड में जीएसटी शामिल होगा ही नहीं, बट इसमें जीएसटी शामिल है या नहीं है? तो आई एज्यूम कि इसमें जीएसटी शामिल नहीं है, तो बाकी बच्चा, क्योंकि रेट वेट मुझे कहीं दे नहीं रखा है इसका, तो मैं करूंगा भी क्या, तो 330 बचा। अब 330 के ऊपर आपको ये कैलकुलेट करना होगा अपना टीडीएस ऐसे करके मालिक, तो निकाल देंगे। बाकी सारी कंडीशंस में कोई दिक्कत है नहीं, रेसिपिएंट की लोकेशन को लेकर भी कोई इश्यू नहीं है, तो निकाल दीजिए यहां पर आकर। ये 3,300 लोकल ट्रांजैक्शन थी, सीजीएसटी एचएसटी के नाम पर 1% अपना कैलकुलेट होकर सामने आ जाता है, ठीक। अच्छा, ये जनवरी 2021 4 मार्क्स आया मजा। टेस्टी केटर रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ केरला प्रोवाइडेड केटरिंग सर्विसेज इन कोची केरला। केरला का बंदा है, केरला में ही, अबे केरला नहीं केरला, केरला में ही अपनी ये सर्विसेज दे रहा है केटरिंग की टू द गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश। गवर्नमेंट ऑफ, ओह टीडीएस का चक्कर पड़ गया ना। अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर हो तो टीसीएस, और अगर आपका ये गवर्नमेंट का चक्कर पड़ जाए रेसिपिएंट के रूप में, तो फिर वो अपना बन जाता है टीडीएस क्वेश्चन, ठीक। तो ये हो गया जी अपना यहां पर केरला का केटरिंग वाला बंदा। तो यहां से यहां के लिए सर्विसेज दी जा रही हैं। रेस्टोरेंट है कहां इसका रे? केरला, केटरिंग की सर्विस भी केरला में है, ओरिजिन भी यही है, डेस्टिनेशन भी यही है, ओरिजिन भी यही है, डेस्टिनेशन भी यही है, सरकार को सप्लाई दी जा रही है। तो रेसिपिएंट की लोकेशन क्या ओरिजिन और डेस्टिनेशन एक से भी मैच खा रही है? द आंसर इज नो। अगर मैच नहीं खा रही है तो मौज करो, मैच नहीं खा रही है तो मौज करो। द लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई,
लोकेशन ऑफ सप्लायर का मतलब हो गया ओरिजिन ऑफ सप्लाई, ठीक, और प्लेस ऑफ सप्लाई का मतलब हो गया आपका डेस्टिनेशन ऑफ सप्लाई आर द सेम स्टेट, ठीक है, केरला एंड लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इज आंध्र प्रदेश। तो रेसिपिएंट की लोकेशन एक से भी मैच नहीं कर रही है, इसलिए टीडीएस का प्रोविजन यहां पर नहीं आएगा, ठीक। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और ऐसा ही पूछा जाएगा ऐसे करके मालिक। तो यहां पर आकर मैनर ऑफ पेमेंट का ये चैप्टर का क्वेश्चन आंसर डिस्कशन इंक्लूडिंग टीडीएस और टीसीएस कंप्लीट हो जाता है। और प्रेम से बोलेंगे राधे राधे, खुश रहिए, आनंदमयी स्थिति में रहिए, मस्त रहिए, मौज से रहिए, दिमाग हल्का रखना। कभी भी टेंशन डिप्रेशन हो, फेक काम करना हो, टेंशन डिप्रेशन की एक दवा काम करना शुरू कर दो, बाकी और कोई दवा नहीं है। लोग दारू पी जाते हैं, अबे दारू पी के तो दिमाग सुन्न हो गया, सोचना बंद कर दिया उसने, काम थोड़ा ना खत्म हो गया। अरे बिल्ली के सामने कबूतर आ गया, या ऐसे कह लो कबूतर के सामने बिल्ली आ गई, कबूतर के सामने बिल्ली आ गई। अब कबूतर को डर लगे तो कबूतर ने अपनी आंखें बंद कर ली। अबे कबूतर के आंखें बंद कर लेने से खतरा टल थोड़ी ना जाएगा। तो काम नहीं किया है, दारू पी ली, अब काम हो गया, टेंशन खत्म हो गई, ऐसी की तैसी खत्म हो गई, दिमाग सुन्न हो गया। अब सोच नहीं पा रहा वो कि काम भी तेरा फैला पड़ा है। ये तो और दुखद कर रही है आपने अपने लिए, काम को निपटा, फिर अगली सुबह उठेंगे और डबल और डिप्रेशन, 2 पैक और लगाओ, 2 सिगरेट और लगाइए। ये क्या है यार, मतलब अरे जिस वजह से दिक्कत हो रही है उस वजह को खत्म करो जल्द से जल्द। तो टेंशन डिप्रेशन का एक इलाज है मात्र, और वो है चुपचाप बैठ के काम करना। दौड़ नहीं सकते, नन्हे जो बहुत सारा काम फैला पड़ा, सर क्या करें, कोई बात नहीं, रिलैक्स कूल, धीरे धीरे करना शुरू करो, कछुए की चाल से करना शुरू करो। 1 दिन 2 दिन 3 दिन में सब अपने आप मैनेज हो जाएगा, शुरू तो करो। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।